पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बना बैठा है और भारत कमरे में भी मौजूद नहीं है। ये चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं भारतीय मीडिया पर जब से खबरें आई हैं कि पाकिस्तान यूएस और ईरान के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा करने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इंडियन लॉबी अब तड़प उठी है और उनके अमेरिका में जो कुछ दोस्त हैं या एसेट्स आप उनको कह लें, लॉबिस्ट कह लें, वो किस तरह रो रहे हैं, भारतीय मीडिया किस तरह रो रहा है और पाकिस्तान के मीडिएशन के किरदार के हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं और इसके अलावा जो जंग चल रही है वहां पर क्या सिचुएशन है। आज की इस वीडियो में हम ये डेवलपमेंट्स जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की थी जिसमें जंग के खात्मे की उम्मीद जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि हम अपना हर किस्म का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं इस खित्ते में पीस के लिए। और उस ट्वीट को कोट किया लॉरा लूमर ने। लॉरा लूमर की बात करें तो वैसे तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम राइट विंग इन्फ्लुएंसर हैं यूएस में और इस हवाले से वो अपने जो जज्बात का इजहार है वो करती रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडियन है। और पिछले दिनों वो अपने इंडिया के विजिट का बता रही थी कि मैंने वहाँ पर बड़ा एंजॉय किया है, इंडिया एक ज़बरदस्त कंट्री है, इंडिया की हर हवाले से उन्होंने तारीफ़ें की। और शहबाज शरीफ की जो ट्वीट थी जिसमें उन्होंने खित्ते के अमन की बात की थी उसको उन्होंने कोट ट्वीट करके कहा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। द दहशतगर्द यानी इंग्लिश में उन्होंने लिखा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट निगोशिएटिंग एन एंड टू अ वॉर विद अनदर इस्लामिक दहशतगर्द regime. This is the same Pakistan whose citizens stormed the US consulates in Pakistan weeks ago where they attempted to murder American consulate employees. और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द रियासत है और अभी पिछले हफ्ते उन्होंने भारत को न्यूक करने की धमकी दी थी। तो इस तरह के हमें जज्बात नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया और एक्स पर अमेरिका के राइट विंगर्स की जानिब से जिनके भारत से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और तुलसी गैबर्ट का भी हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि अब तो वो यूएस की हुकूमत का पार्ट बन चुकी हैं। वो भी इसी किस्म के स्टेटमेंट दिया करती थी पाकिस्तान के बारे में भारत से मोहब्बत में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनमें से बहुत से लोग मागा का हिस्सा हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं और कुछ तो हुकूमत में भी आ चुके हैं और कुछ जो अभी हुकूमत में नहीं आए वो अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करते रहते हैं। और इस वक्त वो खुद इतनी कन्फ्यूजन में है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ कहा करते थे कि हमने जंगें रुकवानी है। तो इस वक्त मागा में भी हमें एक डिवाइड नज़र आ रही है जिसको हमने इस वीडियो में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था। रिजवान ने उसको बताया था सारी डायनामिक्स कि कैसे मागा इस वक्त डिवाइड हो रही है अमेरिका में। कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान पर हमला बिल्कुल ठीक है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने तो जंगें रुकवानी थी। अब इसके अलावा भारतीय मीडिया की बात करें तो वहाँ भी एक कोहराम मचा हुआ है। इंडियन एंकर्स एनालिस्ट को बुलाकर कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, भारत कहाँ पर है, भारत का किरदार कहाँ पर गया, पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर कैसे आ गया जिसको हम आइसोलेट करना चाह रहे थे। एक इंडियन एनालिस्ट का तो ये कहना था कि पाकिस्तान हैज आउटस्मार्टेड अस जस्ट एज इट डिड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और इतनी मजे की चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं, चाहे इंडिया टुडे हो, टाइम्स नाउ हो, इंडिया के सारे न्यूज चैनल्स पर इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान इतना ऊपर आ गया है और टॉप मीडिएटर के तौर पर इमर्ज हुआ है इस जंग में। और उनको समझ नहीं आ रही कि जो चूरन उनको मोदी सरकार बेचती रही कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान तो बड़े बड़े डिसीजंस में इस वक्त इन्वॉल्व हो रहा है, वो वाला मसला जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, पाकिस्तान उसको हल कराने निकला है। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का चौधरी बना बैठा है और भारत बिल्डिंग में भी मौजूद नहीं, यानी उस बिल्डिंग में या उस कमरे में जहां पर बड़े बड़े डिसीजंस हो रहे हैं। और भारतीयों को अब मजीद दुख ये लगा हुआ है कि वो बिल्डिंग या वो कमरा जिसकी वो बात कर रहे हैं वो अब इस्लामाबाद में मौजूद है। यानी इस्लामाबाद में मोस्ट प्रोबेबली टॉप ईरानियन और टॉप यूएस ऑफिशियल्स आ रहे हैं। और इस हवाले से स्टीव विटकॉफ का नाम सामने आ रहा है जो ऑलरेडी इन मुज़ाकरात में अमेरिका की तर्जुमानी कर रहे हैं। और दूसरा जो नया नाम सामने आया है वो जेडी वेंस का है जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े लॉयल बंदे हैं, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनके क्रेडेंशियल्स बड़े मजबूत हैं। अगर वो आ रहे हैं इसका मतलब वो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी लॉबी या किसी बिजनेस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जैसे स्टीव विटकॉफ के कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने अपने कॉइन्स निकाले हुए हैं, उनका पूरा क्रिप्टो का एक एम्पायर है और उनके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान में बिलाल बिन साकिब के दोस्त हैं।
तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है जो हमने आपको 1 साल पहले बताई थी कि किस तरह पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के करीब हुआ था स्टीव विटकॉफ के जरिए। ये भी उसमें एक अहम रीजन थी। और जेडी वेंस ज्यादा इंडिया की तरफ अलाइंड थे क्योंकि उनकी जो बेगम है वो इंडियन है। लेकिन इस वक्त की डायनामिक्स में जब ट्रंप पाकिस्तान को इतना ज़्यादा उठा रहे हैं, जब इनकी बातचीत हो रही है शहबाज शरीफ से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, तो इसलिए अब वो पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली तशरीफ ला सकते हैं किसी भी वक्त मीडिएशन के लिए। स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगारची और उनके पार्लियामेंट के स्पीकर। लेकिन मज़े की बात यह कि जो नैरेटिव ईरान की तरफ से आ रहा है उनके मुताबिक हम कोई बातचीत नहीं कर रहे अमेरिका बादर से, और वो उनको टॉन्ट पर टॉन्ट कर रहे हैं। और ईरान की आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये मुज़ाकरात अपने साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पुरजोश है मुज़ाकरात के हवाले से वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इस वक्त कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं ग्लोबल मीडिया पर। ग्लोबल मीडिया एक तरफ कह रहा है कि 15 पॉइंट्स ईरान को पहुंचा दिए गए हैं पाकिस्तान की मदद से, और वो भी अभी उन पर भी हम नज़र डालेंगे कि वो 15 नकात क्या हैं। जबकि ईरान बहुत अग्रेसिव एक्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, और इससे जाहिर होता है कि ईरान का क्लियरली इस वक्त अपर हैंड है और वो मुज़ाकरात में एक लेवरेज रखना चाहता है। और वो इस तरह के एटीट्यूड के जरिए यूएस को पैगाम दे रहा है कि हम आपके हमलों से बिल्कुल भी डिटर्ड नहीं हुए। और दूसरी तरफ उन्होंने इजराइल पर खतरनाक स्ट्राइक्स भी जारी रखी हुई हैं। इसके अलावा भारतीय मीडिया की बात करें तो द वायर उनकी एक पब्लिकेशन है, उसने बड़ा सीरियस एनालिसिस किया है। द वायर की बात करें तो वो अक्सर मोदी सरकार पर तनकीद करती रहती है और बाहर से देखने वालों के लिए वो भारत में काफी एक बैलेंस जरीदा है, यानी जो गोदी मीडिया का पार्ट नहीं समझा जाता, जिनकी अपनी ओपिनियंस होती हैं। लेकिन द वायर के ही एंकर हैं वो पाकिस्तान की तरफ बहुत होस्टाइल भी होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में किसी हद तक इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। उन्होंने 6 नकात बताए हैं। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है और उसकी हेडिंग ये है कि 6 रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिएटर बनना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उनको हम उन नकात पर नजर डालते हैं। वो कहते हैं कि द कोलैप्स ऑफ मोदीज आइसोलेट पाकिस्तान पॉलिसी, यानी मोदी की जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे पूरी दुनिया में और इस रीजन में, वो फेल हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। पाकिस्तान को जो उन्होंने पराया स्टेट बनाने की कोशिश की, अपनी तरफ से उन्होंने पाकिस्तान से हटकर, पाकिस्तान से बचकर डिप्लोमेसी करने की कोशिश की कि इस तरह पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हमसाया उसको लिफ्ट नहीं करा रहा तो पाकिस्तान का तो खत्म हो गया सीन। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान को वो इररेलेवेंट करने में नाकाम हो चुके हैं। और दूसरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखते हैं कि मोदी सरकार का जो ज्यादा फोकस रहा है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर रहा है और उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स में ज्यादा विजन ही नहीं है। उन्होंने हमेशा चेस्ट थंपिंग की है लोकल इश्यूज पर। मोदी ने अपना क्लाउड बनाने की कोशिश की है, अपने सपोर्टर्स की एक आर्मी खड़ी की है, मीडिया पर इन्वेस्ट किया है, लेकिन ग्लोबल मैटर्स में वो हमेशा एब्सेंट नजर आए हैं। जबकि पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि चाहे गजा का मामला हो, मिडल ईस्ट में बड़े बड़े इश्यूज हो, गजा हो, OIC की मीटिंग्स हो और रिसेंट ये ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट हो, पाकिस्तान हमेशा पेश नजर आया और इसमें भारत कहीं भी नजर नहीं आया। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि भारत अब मिन्नतें करने जोगा रह गया है, यानी ईरान से फोन कॉल्स पर क्लियर करवा रहा है अपनी कश्तियां। भारत अपने इंटरेस्ट को देख रहा है और इस वक्त हम भारत की बात भी करें तो बड़े बुरे हालात हैं। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है और भारत अब मैनेज नहीं कर पा रहा। जब उनको तेल और गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही तो वहां पर एक तबाही मची हुई है। ये आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कि उनके पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई। तो मोदी सरकार का कोई ग्लोबल विजन नहीं था। उन्होंने जो इतने साल अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिश की वो आज उनको हॉन्ट कर रहा है वापस। उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि मोदी का विजन ही नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो पाकिस्तान से बुरी तरह से हार चुके हैं और पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बेहतर तौर पर एक्सरसाइज कर रहा है। और साथ वो ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान के बैक वक्त अमेरिका और ईरान से ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और पिछले दिनों मिडल ईस्ट पर अमेरिका और इन रीजनल ममालिक की जो मीटिंग्स हुई हैं उसने पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद मुस्तहकम किया जिसमें भारत था ही नहीं। और उन्होंने लिखा है कि इन मीटिंग्स में पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जो इस वक्त भी मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं उनका हमें एक इमर्ज होता हुआ एक्सिस नज़र आया है जो
ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की। इंटरेस्टिंगली इसमें उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया और उसकी रीज़न वही है जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि इन हमलों की वजह से ये जो अरब ममालिक हैं इनको बहुत बड़ा धचका लगा है और इनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत वीक हुई है। दूसरा उनका पॉइंट ये है कि पर्सनल ह्यूमिलिएशन फॉर मोदी, यानी इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है कि इंडिया कहीं भी नजर नहीं आ रहा, नो वेयर टू बी फाउंड। और उन्होंने कहा है कि ये मोदी के मुंह पर एक चपेड़ है, डायरेक्ट स्लैप टू मोदी। फिर कहते हैं वो कंप्लीट लॉस ऑफ इंडियाज क्रेडिबिलिटी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं कि ईरान को पाकिस्तान पर एतमाद है कि एक वर्केबल पार्टनर है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका से भी ताल्लुकात एंजॉय करता है, फिर भी ईरान पाकिस्तान पर भरोसा करता है। और फिर उन्होंने तनकीद की मोदी की प्रो इजराइल अप्रोच पर, जो जंग से 3 दिन पहले इजराइल का विजिट कर रहे थे और बड़ी चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे कि हमने इजराइल से टेक्नोलॉजी ले ली है, मिलिट्री मुआहदे कर ली हैं। या आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस लेवल की इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी इजराइल के साथ। तो इस पर मोदी पर इंडिया के अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त तनकीद हो रही है कि इन्होंने इजराइल का विजिट इस मौके पर क्यों चूज़ किया। इससे पहले सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल का विजिट किया था 2017 में और वो भी मोदी साहब ही थे। इससे पहले भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल का विजिट नहीं किया। तो इस मौके पर प्रो इजराइल अप्रोच ईरान को एलियनेट करते रहे और जब ज़रूरत पड़ी तो ईरान से मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे कश्तियों को क्लियर कर दें। और ये भी मैं देख रहा था इंडियन मीडिया पर, वो ये तनकीद कर रहे थे कि मोदी सिर्फ अरब ममालिक के लीडर्स को कॉल्स कर रहा है, बार बार उनको सपोर्ट की यकीन दहानी करा रहा है और ईरान को ऐसे एलियनेट किया हुआ है जैसे ईरान ख़त्म हो गया है। और वही बात मोदी ने शॉर्ट टर्म का सोचा कि मैं इस वक्त तेल सिक्योर कर लूं। कॉन्फ्लिक्ट को लॉन्ग टर्म में हल कराने का कोई विजन नहीं मोदी के पास और ना ही उसने ट्राई की, क्योंकि उसके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना ही वो कैपेबिलिटी है। और साथ ही उनका चौथा पॉइंट ये है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत कमज़ोर नज़र आई है और उसको वो स्ट्रेटेजिक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो गेंस इनको मिलने चाहिए थे, जो किरदार इनको अदा करना चाहिए था यूएस के साथ, वो ये नहीं कर सके, तो फिर कैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद अनलाइक न्यू दिल्ली गेट्स लेवरेज विद बोथ वाशिंगटन एंड तेहरान। चाबहार की उन्होंने बात की कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमने इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बनाए थे ईरान में, लेकिन ईरान पाकिस्तान और चाइना के ज़्यादा करीब हुआ है पिछले कुछ सालों में बजाय कि हमारे करीब होने के। और इसमें कई रीज़न्स है, आपको हमने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ईरान पर जब सैंक्शंस लगी तो भारत ने एकदम ईरान को धोखा दिया और इनसे तेल खरीदना बंद कर दिया और ईरान ने ज़्यादातर ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स का रुख चाइना की तरफ कर दिया। वो कहते हैं मोदी का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट है जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रेफर करते हो इतने बड़े कंट्री के लीडर होते हुए और आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स में विजन ज़ीरो होता है। और इसके बाद हमने देखा कि जैसी खबर आई कि पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, मोदी ने फौरन ट्वीट शुरू कर दिए कि जी मेरी ट्रंप से बात हुई है, मेरी फलाने अरब लीडर से बात हुई है। जबकि रिपोर्टेडली व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कंफर्म किया कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की बातचीत हुई है इस हवाले से। अब जरा बात कर लेते हैं डिमांड्स की। यूएस और ईरान की एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ईरान इस वक्त अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अभी तो मेरे पास कोई इतलात नहीं है मुज़ाकरात की, लेकिन हमारा जो दोस्त मुल्क पाकिस्तान है वो कोशिशें कर रहा है इस मामले को हल कराने के लिए। वो कह रहे हैं कि ट्रंप के दावों के बरक्स अभी तक कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निगोशिएशंस नहीं हुई और उनकी आर्मी मॉक कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये मुज़ाकरात अपने साथ ही कर रहे हैं। जबकि ट्रंप की बात करें तो इस वक्त ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो ईरान को उड़ाकर रख दिया। वो कह रहे हैं देखो जी हमारे प्लेन्स किस तरह ईरान की एयर स्पेस में उड़े हैं, हमें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, हमने उनके सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाकर रख दिया है, पूरे कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को, हमें चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। आप देख नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप देख नहीं रहे कि हम जंग जीत चुके हैं। यानी ये वही चीज चल रही है कि अब ये एग्जिट की तरफ जाना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि ये वहां बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन पर जिस तरह के अटैक्स किए हैं ईरान ने, इनको सरप्राइज किया है और जिस तरह ग्लोबल इकॉनमी इस वक्त सफर कर रही है, सबके 14 तबक रोशन हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये नैरेटिव दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, बस हमने विक्ट्री अनाउंस करनी है।
और एक तरफ मुज़ाकरात की भी बात करें तो क्लियरली इनका जो डुअल नैरेटिव है वो हमें नज़र आता है, ये कन्फ्यूजन हमें नज़र आती है, क्योंकि इनकी अपनी तो ख्वाहिश है अगर इनका अपना बस चले तो ये 1 सेकंड में जंग ख़त्म करवा दें, लेकिन कुछ पावरफुल लॉबीज़ हैं जो नहीं चाहती हैं जंग ख़त्म हो। इस जंग में जहां अमेरिका ईरान को तबाह करने आया था, वहां हम देख रहे हैं कि ईरान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिल चुका है कि वो अब टोल टैक्स की बात कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, कि जिस कश्ती ने गुजरना है वो एक टैक्स अदा करेगी। और ये मुझे उसी सिचुएशन की याद दिला रहा है जब रशिया यूक्रेन जंग के वक्त इन्होंने रशिया पर सैंक्शन आयद की तो रशिया ने चीप ऑयल एशिया की तरफ बेचना शुरू कर दिया, चाइना को, इंडिया को, और थोड़ा बहुत पाकिस्तान वगैरह ने भी हासिल किया, जिससे रशिया के प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ। और अब इस जंग की वजह से ईरान एक नई डायनामिक सेट करने की कोशिश कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। महंगाई बढ़ रही है एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, यानी तकरीबन पूरी दुनिया में। इंडिया में पेट्रोल पंप स्टेशंस और गैस स्टेशंस का क्या हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ईरान इस वक्त प्रॉफिट्स की बात कर रहा है। इस वक्त रिपोर्टेडली ईरान की जो डिमांड्स सामने आई हैं और अमेरिका की, वो अभी हम उस पर नज़र डालते हैं। ईरान ने यह कहा है कि यूएस पूरे गल्फ में अपनी मिलिट्री बेसिस को क्लोज कर दे, ख़त्म कर दे और यहाँ से रोल बैक करके वापस चला जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें तमाम सैंक्शंस का खात्मा चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो ग्लोबल मीडिया पर अभी रिपोर्ट हो रही हैं, जो ज़्यादातर मगरबी मीडिया हमें बता रहा है, सैंक्शंस का खात्मा। और वो ये कह रहे हैं कि इजराइल की जो कैंपेन है लेबनान के अंदर उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सदर्न लेबनान के एक सर्टेन पॉइंट तक इजराइल कब्जा करना चाहता है। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हम लतानी रिवर तक कब्जा हासिल करना चाहते हैं ताकि यहाँ तक एक बफर जोन कायम हो जाए और हिजबुल्लाह को हम इस तरह डिटर करें, क्योंकि हिजबुल्लाह इनको टफ टाइम दे रही है। वहाँ से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन का आगाज़ कर दिया है और बैरूत में बमबारी कर रहे हैं। तो ईरान ने यह भी कहा है कि ये जो कैंपेन है लेबनान के अंदर, इसको बंद किया जाए। और जो इंटरेस्टिंग शर्त है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाली हर कश्ती एक टोल टैक्स अदा करेगी। ये हैं ईरान के मुतालबात जो इस वक्त ग्लोबल मीडिया पर पब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान की डिमांड्स में जो पिछले दिनों 1-2 चीज़ें और सामने आई थी वो ये थी कि वो कंपनसेशन मांग रहे हैं कि जितना उनका नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाए और गारंटीज दी जाएं कि फ्यूचर में इजराइल या अमेरिका कभी भी ईरान की सॉइल पर हमला नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, ट्रंप ने जो 15 नकात दिए हैं ईरान को पीस प्लान, जो रिपोर्टेडली कुछ जगहों पर यह आ रहा है कि पाकिस्तान ने हैंड ओवर किया है ईरानियन ऑफिशियल्स के, और उसमें यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दे। हम ईरान की मदद करेंगे कि ईरान किस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो एनरिच यूरेनियम है, उसको सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी सर्टन हद तक ईरान को अलाउ किया जाएगा कि वो उससे बिजली वगैरह बना ले, यानी सिविलियन यूज़ के लिए इस्तेमाल कर ले। और दूसरा, ईरान पूरे रीजन में अपनी प्रॉक्सीज को अबैंडन कर दे, यानी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जिसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये हिजबुल्लाह, हमास या इराक में जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो इस वक्त अमेरिकन को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, इनको बंद कर दिया जाए। ये यूएस की डिमांड है और इनको इनकी फंडिंग वगैरह सारी इनसे कोई भी नाता ख़त्म कर दे और कमिट करे कि ईरान कभी भी ये हरकतें नहीं करेगा और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का सोचेगा भी नहीं, और फ्यूचर में ईरान की सरजमीन पर कोई यूरेनियम एनरिच नहीं की जा सकेगी। और जितनी भी एनरिच यूरेनियम है वो ग्लोबल गारंटर्स को दी जाए, यानी IAEA वगैरह को। लास्ट टाइम हमने देखा था ईरान की एनरिच यूरेनियम रूस ने हासिल की थी जब 2015 में इनकी डील हुई थी ओबामा दौर में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से अमेरिका कहता है कि इसको फ्री मैरीटाइम जोन डिक्लेयर किया जाए और ईरान यहाँ पर अपनी चौधराहट का खात्मा करे। और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, जिसने सबसे ज़्यादा इनको तंग किया हुआ है, यूएस ने कहा है कि हम अभी तो इसको नहीं छेड़ेंगे, ये एक ऐसा मैटर है जिसको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो उसको अभी नहीं रोक सकते। उन्होंने बड़ी स्ट्राइक्स की हैं अपनी तरफ से, वो उसको डिसमेंटल करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस किया जाएगा। और इस वक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज को कम किया जाएगा। और ईरान अगर ये सारी बातें मान लेता है तो हम ईरान को सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने देंगे और इन पर से सैंक्शंस भी हटा लेंगे।
अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ चल रही हैं, लेकिन ख़तरनाक रिपोर्ट्स ये हैं कि पेंटागन मज़ीद ट्रूप्स भेज रहा है इस रीजन में। 2500 मेरीन्स की हमने रिपोर्ट पहले देखी थी और इस हवाले से डेवलपमेंट आई है कि 1000 ट्रूप्स ईरान के करीब पहुंच चुके हैं और ईरान के करीब उनको डिप्लॉय किया जा सकता है। और सबसे पहले जो ईरानियन जजीरे हैं पर्शियन गल्फ में, वहां पर उनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। और यूएस की अगर पास्ट इंटरवेंशंस को देखें तो ये एक स्टैंडर्ड प्ले बुक है। वियतनाम के सीन में भी यही हुआ था कि पहले वो जजीरों में आए थे, चंद सोल्जर्स थे, मतलब सैकड़ों में थे, और उसके बाद उन्होंने रास्ता हमवार किया था ग्राउंड इन्वेजन का मेन लैंड के ऊपर। तो ये एक खतरनाक डेवलपमेंट है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी कि यूएस अगर एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ट्रूप्स भेज रहा है, तो क्या ये यूएस कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी तो नहीं अपना रहा है ईरान के खिलाफ? ये कोई डाइवर्जन टैक्टिक तो नहीं, ये कोई ब्लफ तो नहीं है अमेरिका की जानिब से? पिछले 4-5 सालों में 2 बार तो धोखा दिया ईरान को कि मुज़ाकरात के वक्त हमला किया है या पुरानी डील को तोड़ा है, और ये सब कुछ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हुआ है। तो इस बार फिर क्या ये कोई टाइम बाय तो नहीं कर रहे कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया जाए, ईरान को एक तरफ बातचीत में लगाकर अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया जाए और अपनी पोजीशन मजीद स्ट्रेंथन की जाए? इसलिए ईरान कह रहा है, इसलिए अब हमें समझ आती है कि ईरान की तरफ से ये नैरेटिव आ रहा है कि भाई जी हमने बातचीत नहीं करनी, ना ही कोई बातचीत हो रही है, अब होंगे हमले, अब हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल, हम अभी माइंस नहीं बिछा रहे, हम गुजरने दे रहे हैं कश्तियों को, लेकिन वो ममालिक जो हमारी तरफ होस्टाइल हैं हम उनकी कश्तियों को गुजरने नहीं देंगे। इस जंग के बाद एक चीज़ सामने आई है कि ईरान से अब ये सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन की आप ट्वीट्स देखें तो वो कह रहे हैं कि मसूद पेजेस्किन से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो चोक पॉइंट है इसको खोला जाए, ये 21 मील का जो पैसेज है इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहाँ पर दुनिया का तेल फंसा हुआ है, जहाँ पर दुनिया की गैस फंसी हुई है, जहाँ पर दुनिया के यूरिया फर्टिलाइजर फंसा हुआ है, जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ एक बहुत बड़े फूड क्राइसिस को भी दावत दे रहा है। ईरान का ये नैरेटिव है कि नॉन होस्टाइल वेसल्स यहाँ से गुजर सकती हैं, और ये हमने देखा है कि वो ममालिक जिनके ईरान से कुछ ताल्लुकात रहे हैं या हैं, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की वेसल्स गुजरी हैं। पाकिस्तान इस हवाले से जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहा है, जैसा कि यूरोपियन यूनियन की लीडर से बातचीत की है इसहाक डार ने फ़ोन पर, और चाइनीज़ एम्बेसडर को भी एतमाद में लिया इस हवाले से। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ते हैं और क्या ये मुज़ाकरात होते भी हैं कि नहीं, और क्या ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होते हैं कि नहीं। इन मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के बैक वक्त यूएस, ईरान, सऊदी अरब और चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस मामले को डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एनर्जी और फूड क्राइसिस को दावत दे रहा है। पाकिस्तान की मीडिएशन की एफर्ट्स भारत और इजराइल को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और साथ ही अमेरिका में बैठे कुछ फैनेटिक्स, और इससे क्लियरली पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पर आया है भारत के प्लान्स के बरक्स। भारत की पाकिस्तान आइसोलेट पॉलिसी फेल हो चुकी है, और ये भारत के अपने लोग कह रहे हैं, और इससे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान ने भारत पर एक सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है डिप्लोमेटिकली, जिसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशंस भी होंगी। और इसका आगाज़ पिछले साल हुआ था मई में, जब भारत ने एक भोंडा ऑपरेशन शुरू किया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने उसको मिलिट्री विक्ट्री में कन्वर्ट किया, जिसके स्ट्रेटेजिक गेन्स अभी तक पाकिस्तान हासिल कर रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट के मैटर्स में इन्वॉल्व होना, भारत का साइड पर खड़े होकर तमाशा देखते रहना, और आज ये स्टेज आ गई है कि भारत अपना एक टैंकर का रास्ता खुलवाने के लिए कितनी चैलेंजिंग डिप्लोमेसी करता है और फिर पाकिस्तान के किरदार पर तबसरा करता है। भारत यहाँ महज एक कमेंटेटर के तौर पर रह गया है, जो सिर्फ पाकिस्तान के इस किरदार पर कमेंट्री कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है वायर के मुताबिक ये पर्सनल ह्यूमिलिएशन फॉर मोदी है और कंप्लीट लॉस ऑफ इंडियाज क्रेडिबिलिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस है। और ये एक राइज ऑफ अ न्यू डिप्लोमेटिक ट्राइफेक्टा है पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की के दरमियान। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या इन मुज़ाकरात में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकेगा? क्या यूएस और ईरान के दरमियान टॉक्स इस्लामाबाद में ही होंगी, या आपके ख्याल में इनको फेल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, या ये अमेरिका की तरफ से एक ब्लफ भी हो सकता है, एक टाइम बाइंग टैक्टिक? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।